नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सुपर टेट से रिलेटेड जो टॉपिक है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, जो फिफ्थ टॉपिक है आपके सीडीपी सेक्शंस के अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ टॉपिक पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर चुके थे और इस टॉपिक से रिलेटेड हमने महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात कर ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी बालक की जो अध्ययन है या फिर जो पढ़ाई है, इससे रिलेटेड जो मूलभूत तत्व होते हैं उसमें सर्वप्रथम आपके परिवार आते हैं, उसके बाद आपके समाज और उसके बाद आपका जो विद्यालय होता है बालक का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट या किसी भी बच्चे के लर्निंग को लेकर। तो इन सारे पॉइंटों के बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो एज अ टीचर जब आप कक्षा में अध्यापन प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो उस दौरान आप कुछ सामग्रियों का भी उपयोग करते हैं और वो जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसको हम कितने प्रकार से डिवाइड करके पढ़ते हैं और कौन कौन से शिक्षण सहायक सामग्री होते हैं। तो इन सारे पॉइंटों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, यानी कि पूछे जा सकते हैं। क्योंकि एज अ टीचर जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ भाषण ही नहीं देते, आप उसके साथ साथ आप बहुत सारे टीचिंग मटेरियल एड्स का भी उपयोग करते हैं, मतलब शिक्षण सहायक सामग्रियों का भी आप उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से आप शिक्षण को इंटरेस्टिंग बना सके। तो इसीलिए आप जिन भी शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं उन पर आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से शिक्षण सहायक सामग्री हम अपने शिक्षण अध्यापन प्रोसेस के दौरान यूज करते हैं, जिससे हम अपनी कक्षा को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं या जो भी व्यक्ति होता है वो इस दुनिया में जो भी चीजें सीखता है वो सेंसेस के माध्यम से सीखता है, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। और उन इंद्रियों में आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति के पास मुख्यतः 5 इंद्रियां होती हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। स्टूडेंट्स, आप जो भी चीजें इस यूनिवर्स में सीखे हैं अब तक और जो भी आप आने वाले समय में सीखेंगे वो आप इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से सीखेंगे। यदि किसी भी व्यक्ति की इन इंद्रियों में से कोई भी एक इंद्रियां प्रभावित होती है तो उनका जो अधिगम है कहीं ना कहीं रुक जाता है, या फिर उनकी जो अधिगम की जो गति है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए जो भी हम इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, अब उसमें जो भी हम शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं उसमें कौन सी इंद्रिय में कौन से शिक्षण सहायक सामग्री इफेक्टिव होते हैं या कौन से शिक्षण सहायक सामग्री हम उपयोग करते हैं जिसमें कौन सी इंद्रियां आपके कार्य करती हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि इंद्रियों के माध्यम से मुख्यतः जो शिक्षक होते हैं, एज अ टीचर जब आप शिक्षण अध्यापन प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो उस दौरान आप जो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं उसको हम मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक होता है आपकी दृश्य सामग्री, दूसरा होता है आपकी श्रव्य सामग्री और तीसरा होता है आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इस बारे में हमने लास्ट क्लासेस में जाना था, एक ओवरव्यू लिया था। तो आज की क्लास में हम इसको डिटेल में जानेंगे और जानेंगे कि यहाँ से प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते हैं और किस किस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, दृश्य सामग्री क्या होते हैं? तो दृश्य सामग्री की अगर मैं आपसे बात करूं तो दृश्य सामग्री का तात्पर्य उन साधनों से है जिनमें केवल देखने वाली इंद्रियों का प्रयोग होता है। देखिए स्टूडेंट, दृश्य सामग्री का तात्पर्य यानी कि दृश्य सामग्री आप उसको कह सकते हैं जिसके माध्यम से, यानी कि जब आप कोई भी चीजें सिखाते हैं या कोई भी चीजें करते हैं तो जिसमें सिर्फ व्यक्ति की देखने वाली इंद्रियां, यानी देखने वाली इंद्री जो है उसको हम बोलते हैं आंख, यानी आइज, उस व्यक्ति का प्रयोग होता है, यानी आइज का उपयोग करते हैं वो उस चीज को देखने के लिए, यानी कि उसकी इंद्रियां जो है वो आंख जो इंद्रियां हैं उसका उपयोग करते हैं जिस भी सामग्री को देखने के लिए, उसी को ही हम दृश्य सामग्री कहते हैं। मतलब जो भी चीजों के माध्यम से आप बच्चों को सिखाते हैं, एज अ टीचर जब आप अपनी कक्षा में बच्चों को सिखाएंगे यानी पढ़ाएंगे तो उस दौरान आप जो भी सामग्री यूज करेंगे और जिस सामग्री को बच्चे देख सकेंगे अपनी इंद्रियों के माध्यम से और इंद्रियों में भी जो अपनी आंखों से चीजों को देख पाएंगे, उस सामग्री को हम बोलेंगे दृश्य सामग्री। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे दृश्य सामग्री के अंतर्गत काउंट होते हैं, जिसमें होते हैं आपके इसके अंतर्गत पुस्तक, चित्र, और यहां पर स्टूडेंट्स हो जाएगा मानचित्र, ग्राफ, ब्लैक बोर्ड, संग्रहालय आदि आते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो आप
कक्षा में जब आप अध्यापन प्रक्रिया को करते हैं तो उस दौरान आप जिस सामग्री का उपयोग करते हैं और बच्चे जिसको देख सकते हैं, जिस भी सामग्री को, उन सभी सामग्रियों को हम दृश्य सामग्रियों के अंतर्गत रखते हैं। और ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वो किस तरीके से प्रश्न बनाएंगे, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और उन 4 ऑप्शनों में अलग अलग नाम होंगे। अब आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री है, यानी कि किस चीज को बच्चे देख सकते हैं या आप भी देख सकते हैं। तो जिस भी चीज को बच्चे देख सकते हैं वो सारी चीजें, या जिस भी सामग्री को व्यक्ति देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं, उसको हम दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑप्शन में आपके लिए पुस्तक भी हो सकते हैं, चित्र भी हो सकते हैं, मानचित्र भी हो सकते हैं, ग्राफ भी हो सकते हैं, ब्लैक बोर्ड भी हो सकते हैं, और या फिर संग्रहालय आदि सभी आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो पुस्तक है, पुस्तक का क्या मतलब होता है, एक ऐसी दृश्य सामग्री है स्टूडेंट्स जिसमें पढ़ाई से संबंधित समस्त जो पाठ्यक्रम होते हैं, यानी कि जो आपके लेसन के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनका विवरण आपकी पुस्तकों में होता है। और इससे बालक में रुचि के अनुरूप पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, यानी कि जो भी बच्चे आप देखेंगे, जो छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनकी किताबों में जो कहानी स्टोरी टाइप लिखी हुई होती है उसके साइड में, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई के बारे में अगर कोई कहानी है तो आप देखेंगे कि उसमें लक्ष्मीबाई की जो कहानी स्टोरी है उसको लिखने के साथ साथ उसके साइड में जो है चित्र के माध्यम से लक्ष्मीबाई को दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पुस्तकों में जो है आप ज्ञान भी ले सकते हैं और वहां से चित्रों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बनाया जाता है, मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए। और ये खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पुस्तकों में आपको ये सब देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स वो जो है चित्रों के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे भी होते हैं कि वो चित्रों के माध्यम से ही ध्यान रख पाते हैं। तो इसीलिए जैसे कि मान लीजिए कि आप पुस्तकों का उपयोग करते हैं तो पुस्तक को बच्चे देख सकते हैं और उसको देखकर पढ़ते हैं और पढ़कर बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। तो मुख्यतः उनके सामने लिखे हुए होते हैं तभी वो देख पाते हैं और देखकर वो जो पढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स एक आते हैं आपके चित्र, यानी कि चित्र जैसे कि डायग्राम आप देखते हैं, तो जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो डायग्राम है अगर पाठ में आप देखेंगे तो वो किस तरीके से डायग्राम बने हुए होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो पढ़ने के साथ साथ जब उस डायग्राम को देखते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता है, उनके लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बन जाते हैं और वो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, और फिर वो उनका जो अधिगम है वो थोड़ा सा प्रभावपूर्ण हो पाता है। तो इसी वजह से इसको भी हम एक दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि चित्रों को आप देख ही सकते हैं, उस चित्रों को आप सुन नहीं सकते, तो ये किस प्रकार की सामग्री होगी, दृश्य सामग्री होगी। और इस तरीके के ऑप्शन आपके क्वेश्चंस के ऑप्शंस में रहेंगे। तो आपको देखकर ये सेंस बिठाना है कि आप जब प्रश्नों को पढ़े तो आप प्रश्नों को पढ़ने के बाद उससे सेंस लगाए कि कौन से आपके हिसाब से दृश्य सामग्री के अंतर्गत आ सकते हैं और कौन से श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आप जान पाएंगे। जैसे कि आप जानते हो उसके बाद आप मानचित्रों को देखते हैं, तो जो मानचित्र होते हैं उनको देखकर भी आप जो है अनुभव कर पाते हैं। जैसे मानचित्रों का प्रयोग हम ऐतिहासिक घटनाओं को या फिर भौगोलिक तथ्यों को जानने के लिए या किसी विशेष स्थान, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हिमालय, तो हिमालय आप जाकर अधिगम कर सकते हैं, यानी कि हिमालय के बारे में जानकारी ले सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप हिमालय की जो मानचित्र है उसको देखकर भी आप जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टिंग बनता है कि स्टूडेंट्स ग्राफ का भी हम यूज करते हैं, जैसे कि हम विज्ञान या फिर गणित की कक्षा में ग्राफ का उपयोग करते हैं, या फिर आपके शिक्षण में आप ग्राफ का यूज करते हैं। तो ग्राफ के यूज से स्टूडेंट जैसे कि आपने पढ़ा है लास्ट क्लासेस के माध्यम से, जब मैंने आपको अधिगम टॉपिक कवर कराया था तो उसमें अधिगम के वक्र पढ़ रहे थे, तो अधिगम के वक्र में भी आप ग्राफ द्वारा चीजों को एनालाइज करते हैं कि कब आपकी सीखने की गति डाउन है और कब आपकी सीखने की गति अप है। तो इन सारी चीजों के बारे में आप जानकारी लेते हैं। एक पॉइंट आता है स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड, ठीक, ब्लैक बोर्ड को स्टूडेंट्स हम हिंदी में श्यामपट भी बोलते हैं और ये एक इंग्लिश वर्ड है ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड को ध्यान रखेंगे, श्यामपट भी बोला जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको ऑप्शन में ये जरूर मिल सकता है कि श्यामपट भी ऑप्शन में हो सकता है। तो श्यामपट में क्या होता है कि स्टूडेंट जब आप कक्षा में अध्यापन करते हैं, यानी कि पढ़ाते हैं, आप शिक्षण करते हैं, तो उस दौरान आप बहुत सारी चीजों को श्यामपट पर लिखते भी हैं या फिर किसी चीज का डायग्राम भी बनाते हैं या फिर ग्राफ भी खींचते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे जब उस ग्राफ को देखते हैं, उसको समझते हैं, तो पढ़ने के दौरान आपको समझाने के लिए भी डायग्राम या फिर ग्राफ का यूज करना पड़ता है, या फिर किसी चीज का किसी भी टॉपिक पर आप पढ़ा रहे हैं तो उसका एक छोटा सा डायग्राम बनाकर आप उसकी कुछ विशेष क्वालिटी को समझा सकते हैं।
हैं। तो इसीलिए हम श्यामपट्ट का भी उपयोग करते हैं और श्यामपट्ट को भी हम दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। एक पॉइंट आता है स्टूडेंट संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब होता है फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपका म्यूजियम होता है। जब आप म्यूजियम में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो स्पेस से रिलेटेड भी रखे होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जिसकी हेल्प से आप छोटी से छोटी चीज को बड़े तरीके से देख सकते हैं, या फिर किसी विशेष ऐतिहासिक घटना को भी आप म्यूजियम में संग्रहित करके रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जब बच्चे जाते हैं और उस म्यूजियम के अंदर प्रवेश करते हैं और उन सारी चीजों को देखते हैं तो वहां से भी वो बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स आते हैं आपके दृश्य सामग्री के अंतर्गत। मतलब सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए, जैसे पुस्तक हो गया या फिर आपके चित्र हो गए, मानचित्र हो गए, ग्राफ हो गए, ब्लैक बोर्ड हो गए, संग्रहालय हो गए, ये ऐसे ऑप्शन है स्टूडेंट जो आपके प्रश्न के ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे और वो डिपेंड करेगा कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन किस तरीके से बनाकर भी पूछ सकता है कि जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है, और ऑप्शन देगा आपके लिए पुस्तक, चित्र, मानचित्र और फिर एक पॉइंट रख देगा रेडियो। तो ये एक दृश्य सामग्री नहीं है क्योंकि रेडियो को आप देख नहीं सकते, रेडियो से आप सिर्फ सुन सकते हो जानकारियों को। रेडियो में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप देखकर कोई चीज सीख सके। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपके लिए एग्जाम्स में प्रश्न बनेंगे या बनाए जा सकते हैं, इस तरीके से ही बनते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको दृश्य सामग्री के बारे में क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स कोई ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है जो इनमें ना हो, बट आपको सेंस बिठाना है कि कौन से दृश्य यानी कि किस चीज को आप देखकर सीख सकते हैं या कौन सी चीजें आपको दिखाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए। तो देखिए नेक्स्ट है आपके लिए स्टूडेंट श्रव्य सामग्री। यानी श्रव्य सामग्री का मतलब आप समझ सकते हैं, श्रव्य का मतलब होता है सुनना, यानी कि सुनकर जब आप कोई चीजों को सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए श्रव्य सामग्री से तात्पर्य, यानी कि श्रव्य सामग्री को हम मतलब श्रव्य सामग्री हम उनको कहते हैं उन साधनों से है जिनमें केवल श्रव्य इंद्रियों का प्रयोग होता है। देखिए जिनमें केवल श्रव्य इंद्रियों का प्रयोग होता है। श्रव्य इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट्स आपके कान, यानी कि जिसकी हेल्प से आप सुन सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपकी जो है श्रव्य इंद्रियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और श्रव्य इंद्रियां आपके पास एक ही है और उसका नाम है कान, जिनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य इंद्रियां हैं। स्टूडेंट्स इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो एग्जामिनर की मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपसे प्रश्न बनाकर पूछ ले। हो सकता है वो सामग्री पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले या फिर हो सकता है वो डायरेक्ट आपसे जानना चाहे कि क्या आपको पता है श्रव्य इंद्रियां कौन सी है आपके पास। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखने हैं। तो श्रव्य सामग्री का तात्पर्य हम उन साधनों से रखते हैं जिनमें केवल श्रव्य इंद्रियों का प्रयोग होता है, यानी कि आपके कानों का प्रयोग होता है। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एवं टेप रिकॉर्डर इत्यादि आते हैं। देखिए आपके जो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत एक आता है आपका रेडियो। जैसे कि आप रेडियो में बहुत सारी न्यूज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं, बहुत सारी न्यूज़ें सुनते हैं आप इंडिया से रिलेटेड, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर जो भी न्यूज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर आपके एनवायरनमेंट या फिर आपके नेचर को लेकर जो भी जानकारियां हैं वो आप रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे संगीतों को सुन सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जब व्यक्ति रेडियो के माध्यम से किसी भी विशेष जानकारी को प्राप्त करते हैं, किसी भी विशेष ज्ञान को यानी कि नॉलेज को प्राप्त करते हैं, तो ये भी व्यक्ति के सीखने को प्रभावित करते हैं। यानी कि व्यक्ति यहाँ से भी सीखते हैं लेकिन वो सिर्फ सुनकर सीखते हैं, देखकर नहीं सीख पाते। तो जिस चीज को वो सुनकर सीखते हैं, यानी कि जिस चीज के माध्यम से वो सुनकर सीखते हैं, वो आपके श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। और उसके लिए आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है रेडियो। रेडियो एक श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। एक होता है स्टूडेंट टेलीफोन। टेलीफोन का भी यूज आप इसीलिए करते हैं कि आप टेलीफोन में आप बहुत ज्यादा दूर बैठे हैं या फिर भारत के उत्तर से लेकर आप पश्चिम में हैं और आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक ऐसी युक्ति का उपयोग करते हैं जिसके माध्यम से आप दूसरों की भावनाओं को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसके लिए आप जिनका यूज करते हैं उसका नाम है टेलीफोन। जो पहले हुआ करते थे, आज भी है लैंडलाइन के माध्यम से। तो टेलीफोन हो गया या फिर मोबाइल फोन हो गया या फिर आपके ग्रामोफोन हो गए, ये सारे स्टूडेंट्स वो उपकरण है जिनके माध्यम से आप सुन सकते हैं और सुनकर ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। तो ये आपके श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से एक आता है आपका टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, यानी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी आप दूसरों की जो
भेजी हुई मैसेज है उसको आप सुन सकते हैं। या फिर स्टूडेंट जो टेप रिकॉर्डर होते हैं, टेप रिकॉर्डर में जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप बहुत पुरानी चीजें जो पुराने समय में भी हो चुके हैं, अगर आपके पास रिकॉर्ड क्लिप होगा तो आप टेप रिकॉर्डर में यूज करके भी सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो सम्मेलन में जो उनका भाषण था वो आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा विख्यात है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया था वहां पर विश्व स्तर पर कि लोगों ने जो है भारत की संस्कृति और सभ्यता को समझ पाए थे। तो स्टूडेंट्स उस समय हो सकता है कि हम जैसे जो विद्यार्थी हैं या हम जैसे जो अध्यापक हैं वो उनके उस भाषण को तो नहीं सुन सकते थे, उस समय उपस्थित भी नहीं हो सकते थे, बट उनकी आज से 100-150 वर्ष पुरानी जो भी बातें हैं उसका भी अगर आपके पास रेडियो क्लिप होगा तो उसके माध्यम से भी आप उसको टेप रिकॉर्डर में यूज करके सुन सकते हैं। या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो यूट्यूब पर उनके भाषण को आज भी सुनते होंगे या सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो चीजें हैं जो आप टेप रिकॉर्डर में स्वामी विवेकानंद जी के भाषण को सिर्फ सुनते हैं और सुनकर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि स्वामी जी ने उस समय किस प्रकार के भाषण उन्होंने भारतीयों की तरफ से दिया था, हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये कहीं ना कहीं जो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से आप जो भी चीजें कर रहे हैं या फिर रेडियो, ये सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपके श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे ग्रामोफोन हो, आपका टेलीफोन हो या फिर आपका रेडियो हो, ये सारे के सारे श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री है, और उसमें आपके 3 लो होंगे, कोई और ऑप्शन, और एक ऑप्शन आपको रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेप रिकॉर्डर इत्यादि प्रकार से अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको सेंस ये बिठाना है कि कौन से ऑप्शन है यहाँ पर। हो सकता है कि इन्हीं में से आपको देखने को मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया एग्जामिनर अपनी तरफ से रख दे, तो वहां पर आपको सेंस बिठाना है कि किस उपकरण के माध्यम से आप सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। यदि ऐसा उपकरण है तो उसको हम श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं, और यदि कोई उपकरण ऐसे हैं जिनको हम देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसको हम दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। आई होप आपको यहां तक भी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो सामग्री है वो आपके लिए कौन सी है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम जानते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री के नाम से। यानी दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है, तो देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री, यहाँ पर आप शब्द देखकर समझ पा रहे होंगे। दृश्य का मतलब होता है स्टूडेंट्स देखना, यानी कि जिस सामग्री को आप देख सकते हैं, और श्रव्य का मतलब होता है सुनना। तो यानी कि ऐसे उपकरण जिसको आप देख भी सकते हैं और जिससे आप सुन भी सकते हैं, ऐसे उपकरण को हम दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से हैं। तो देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ उन समस्त सामग्री से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्रियों को समझाने में सहायता देती। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर समझाने वर्ड आएगा। तो दृश्य सामग्री का अर्थ आपको ध्यान रखना है उन समस्त सामग्रियों से है जो कक्षा में अथवा अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता देती है। इसके अंतर्गत सिनेमा, वृत्तचित्र, दूरदर्शन, नाटक इत्यादि आते हैं। देखिए स्टूडेंट, दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब आप इजीली समझ सकते हैं। दृश्य का मतलब होता है देखना और श्रव्य का मतलब होता है सुनना। तो ऐसी सामग्री जिसको आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ऐसे जो भी उपकरण आपके पास है जिनको आप देख भी रहे हैं और जिनसे आप सुन भी रहे हैं और दोनों के द्वारा आप ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, तो ऐसे सामग्री को हम दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। इसके लिए आप सबसे ज्यादा जिसको यूज करते हैं वो आपके सिनेमा, यानी कि जिसमें आप मूवीज वगैरह देखते हैं। तो जब आप मूवीज को देखते हैं, यानी कि जब आप टेलीविजन को देखते हैं, तो टेलीविजन में क्या होता है कि वहां पर आपको दिखाई भी देता है और आपको सुनाई भी देता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप बिल्कुल वॉल्यूम को म्यूट कर देते हैं और आप सिर्फ चित्रों को देखते हैं, तो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता क्योंकि वहां से क्लियर नहीं हो सकता। बट जब आप म्यूट से उसको हटा देते हैं और वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, तो आपको जो है वो जो भी एक्टिविटीज, जो भी गतिविधियां करते हैं, उसको आप देख भी सकते हैं, देखकर भी समझ सकते हैं, और उसको आप सुनते भी हैं कि वो गतिविधियों को जो कर रहे हैं उसके साथ साथ वो बोल क्या रहे हैं। तो इन सारी चीजों के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो दृश्य श्रव्य सामग्री होते हैं ये एज अ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहां से जो बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं बाकी जो सामग्री आपको मैंने अभी बताया उनके मुकाबले में। इसका इफेक्ट क्यों होता है स्टूडेंट, जैसे कि आपने पढ़ा दृश्य सामग्री, तो उसमें सिर्फ आपकी एक इंद्रिय यानी कि आपकी जो आईज है, यानी कि आंखें हैं, उनके माध्यम से आप सीख रहे हैं, यानी कि आपकी एक इंद्रिय इस समय काम कर रही है। और जब आप सिर्फ श्रव्य सामग्री के माध्यम से सीखते हैं, मतलब आप सिर्फ सुनते हैं, तो आपकी एक इंद्रिय वर्क करती है और वो है कान, यानी कि कान के माध्यम से आप सीखते हैं। और जब आप दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं तो उसमें आप
देखते भी हैं और आप सुनते भी हैं। इसका मतलब आपकी आईज और आपके नोज, आपके ईयर्स यानी कि आपकी आंखें और आपके जो कान है दोनों एक साथ कार्य करते हैं। तो जब आप कोई भी चीज को सीखते हैं और उसमें आपकी दोनों इंद्रियां एक साथ कार्य करती है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए आप जो चीजें दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत सीखते हैं वो आप सबसे ज्यादा समय तक, ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो जैसे कि आप, इसीलिए आपने देखा होगा कि आप किताबें तो पढ़ते हैं बट किताबों की नॉलेज आपको नहीं होती, बट आप मूवी एक बार ही देखते हैं और आपको उस मूवीज के बहुत सारे पॉइंट्स ध्यान रहते हैं। तो इसका सीधा सीधा फिर आप सॉन्ग सुनते हैं तो सॉन्ग आपको जो है बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। बट जब आप बुक्स में या फिर किसी नोट्स में आप किसी संगीत को पढ़ते हैं या फिर उसको पढ़ कर जाते हैं तो वो आपको सुनाई नहीं, मतलब वो आपको याद नहीं होता। लेकिन जब आप उसी सॉन्ग को या उसी संगीत को जब आप मूवीज में देखते हैं या फिर टेलीविजन में देखते हो तो वो बहुत जल्दी आपको याद हो जाता है। इसके पीछे का रीजन वही है स्टूडेंट्स कि जब आप टेलीविजन में देखते हैं तो आपकी दो इंद्रियां एक साथ वर्क करती है। तो जब दो इंद्रियां एक साथ वर्क करती है तो आप ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। और जब आपकी एक इंद्रिया ये काम करती है, यानी कि जब आपकी एक इंद्रिय कार्य करती है, फॉर एग्जांपल के लिए जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आप सिर्फ देखते हैं, तो जब आपकी एक इंद्रिय कार्य करती है तो उस चीज को आप जो है ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में नहीं सीख पाते, यही इसका रीजन है। तो इसीलिए आपको दृश्य श्रव्य सामग्री में ध्यान रखने, सिनेमा आपके इसके अंतर्गत आते हैं। एक आपके वृत्त चित्र होते हैं, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप जो है वृत्त चित्र के माध्यम से भी आप बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। यानी कि एक ऐसा डायग्राम होता है, जैसे कि आप पृथ्वी का जो डायग्राम है उसको अगर आप यूट्यूब के थ्रू जब आप पढ़ते हैं या जानते हैं ग्लोब के बारे में, तो जब आप पृथ्वी के बारे में या फिर आकाश गंगा के बारे में जानते हैं तो इसके माध्यम से क्या होता है कि आप उसको वृत्त चित्र के माध्यम से देख भी रहे हैं, 3D में देख भी रहे हैं और उसके बाद आप उसको सुन भी रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों एक साथ वर्क करती है। तो ये भी आपके कहीं ना कहीं जो है दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। एक आते हैं आपके स्टूडेंट्स दूरदर्शन, यानी कि दूरदर्शन जो भी है वो भी आपका किसके अंतर्गत आता है, क्योंकि दूरदर्शन में आज के समय में बहुत सारे न्यूज वगैरह भी, इफेक्टिव न्यूज और फिर इसके साथ साथ बहुत सारे सीरियल, बहुत सारी आजकल एजुकेशन के भी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनको आप दूरदर्शन में देख सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो MHRD की जो 28 या 29 चैनल बनाई गई हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। वहां से भी आप अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ते हैं। तो वहां पर क्या है कि जब आप टीचरों से पढ़ते हैं तो वो टीचर आपको दिखाते भी हैं कार्य को कर कर, या फिर आप टीचर को देखते भी हैं और उनको देखने के साथ साथ आप उनकी बताई हुई बातों को सुनते भी हैं। तो यहाँ पर भी आपकी दोनों इंद्रियां एक साथ कार्य करती है। इसीलिए दूरदर्शन को भी हम दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। जैसे नाटक हो गए, यानी कि जो सीरियल हो गए, ड्रामा हो गए, तो ये सभी चीजें जो हैं स्टूडेंट्स जिनके माध्यम से आप सीखते हैं। तो ऐसे जो भी उपकरण हैं जिनको आप देख भी रहे हैं और जिनको आप सुन भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको सिनेमा बताया, वृत्त चित्र बताया, दूरदर्शन बताया, नाटक बताए। इसके अलावा आप जैसे कि यूट्यूब में ही ले लीजिए, बहुत सारे आपको ऐसे भी वीडियोस देखने को मिलते हैं जो इस तरीके के एनिमेशन पर बेस्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि आप मेरे वीडियोज के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आप पढ़ भी रहे हैं देख कर और आप मुझे सुन भी पा रहे हैं। मान लीजिए मेरी आवाज यहां पर आपको ना सुनाई दे कभी, तो फिर हो सकता है कि आपको वो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ ना आ पाए। लेकिन जब आप मेरी बातों को सुनते भी हैं और जो मैंने आपको यहां पर स्क्रीन पर जो भी चीजें आप देख रहे हैं लिखे हुए, इन चीजों को जब आप पढ़ते भी हैं और साथ साथ आप मुझे सुनते भी हैं, तो भी आपका जो अधिगम है वो इफेक्टिव पूर्ण हो पाता है। तो कहीं ना कहीं एक दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। यानी कि आपको ऐसे उपकरण ध्यान रखने हैं जो दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो, तो वो सारे के सारे उपकरण आपके दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं, ये सारे एग्जांपल्स आपके क्वेश्चंस के ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। हो सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस, या हो सकता है कि एग्जामिनर इन ऑप्शनों को छोड़कर कोई अदर से भी ऑप्शन उठाकर रखे। तो आपको सेंस वो बिठाना है कि यदि आप उन ऑप्शनों में अगर आप कोई एक ऐसा पॉइंट पढ़ते हैं जिसको पढ़कर आपको लगता है कि इसे हम देखते भी हैं और इससे हम सुनते भी हैं, तो वो आपके दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। और यदि आप कोई एक ऐसे पॉइंट को पढ़ते हैं, ऐसे ऑप्शन को पढ़ते हैं जिसको आपको पढ़कर ये रियलाइज होता है कि इसको सिर्फ हम सुनकर सीख सकते हैं, तो वो आपके श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। और यदि आप किसी एक ऐसे पॉइंट को पढ़ते हैं जिसको पढ़कर आपको लगता है कि इसे हम सिर्फ देखकर सीख सकते हैं, तो उनको आप दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। आई होप आपको जो भी बातें मैंने यहाँ तक बताई हैं इन तीनों पॉइंटों के बारे में, उनको आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंटों का रिप्लाई करूं और आपके डाउट्स को क्लियर करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत और कौन कौन से पॉइंट्स है
देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंतर्गत जैसे कि आप पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन कर रहे हैं, इसके अंतर्गत आप एक पॉइंट पढ़ते हैं कक्षा का वातावरण, क्योंकि एज अ टीचर आप इस टॉपिक को इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको बच्चे के लिए, आपने तो अपनी लाइफ में अधिगम कर ली है, बट आप जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी निभाने वाले हैं वो एक अध्यापक के रूप में आप अपनी जिम्मेदारियों को ग्रहण करने वाले हैं। तो इस दौरान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिन बच्चों के लिए टीचिंग करें या जिन बच्चों को आप अपने विद्यालय में अपनी कक्षा में पढ़ाते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप एक ऐसे वातावरण को क्रिएट करें, एक ऐसे वातावरण को निर्मित करें जिसमें पढ़ना उनके लिए आसान हो पाए, वो आसानी से चीजों को पढ़ पाए, समझ पाए। तो इसीलिए इस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कक्षा वातावरण कैसा होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कक्षा वातावरण कैसा होना चाहिए। देखिए कक्षा का वातावरण एक बहुआयामी सोपान है। देखिए बहुआयामी का मतलब आप समझ सकते हैं, इसके बहुत सारे आयाम होते हैं, यानी कि इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से आप बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। तो कक्षा का वातावरण एक बहुआयामी सोपान है, यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसीलिए आपके कक्षा का वातावरण डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बना रहे हैं। अगर आप इन सारी चीजों से अवगत हैं, इन सारी चीजों को आप जानते हैं, तभी आप अपनी कक्षा को अच्छे ढंग से निर्मित कर सकते हैं और उसके बहुत सारे आयाम बना सकते हैं जिनके माध्यम से आपके क्लासरूम जो है वो इंटरेस्टिंग बन पाए और बच्चों का जो अधिगम है वो रुचिपूर्ण के साथ साथ अच्छे ढंग से वो संपन्न कर पाए, यानी कि प्रभावपूर्ण हो पाए। जिसमें स्टूडेंट नेक्स्ट है इसमें कि जो बालक की पढ़ाई के अनुकूल वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण कारक है। देखिए आपको पता है कि कक्षा का वातावरण बहुआयामी सोपान है, तो इसके अंतर्गत जो बालक की पढ़ाई के अनुकूल वातावरण तैयार करने का महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि ये बालक की पढ़ाई के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पूर्ण है, यानी कि महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके माध्यम से ही आप चीज़ों को सीख सकते हैं, बच्चों के लिए अच्छे माहौल को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप ऐसे माहौल को क्रिएट करके दे जिनमें बच्चे अपने सुविधा अनुसार चीज़ों को सीख पाए और उसके बहुत सारे फैक्टर बना पाए और बहुत सारे उसके आयाम हो जिनके माध्यमों से वो चीज़ों को सीख पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स की कक्षीय वातावरण के निर्माण में मुख्य रूप से अध्यापकों की नैतिकता, विश्वास का स्तर, संस्कृति, अभिभावकों का सहयोग और छात्रों का सहयोग आदि प्रभावी कारक है। देखिए कक्षा के वातावरण के निर्माण में मुख्य रूप से अध्यापकों की एक तो नैतिकता जरूरी है, विश्वास का स्तर यानी नैतिकता जरूरी है, दूसरा है विश्वास का स्तर, यानी कि अध्यापकों को जो है विश्वास करना होगा, अध्यापकों में विश्वास का स्तर होने चाहिए, अध्यापकों के बीच भी और अध्यापक एवं स्टूडेंट्स के बीच भी विश्वास का स्तर बने हुए होना चाहिए, तभी आप कक्षा को अच्छे ढंग से प्रचलित कर सकते हैं। संस्कृति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अभिभावकों का सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए और छात्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये वो सारे प्रभावी कारक हैं जो आपके कक्षा को जो है वो दुविधा में डाल सकते हैं। तो एज अ टीचर आपका रोल है कि आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा, इन सभी प्रभावी फैक्टरों को, यानी इन सभी प्रभावी कारकों के बारे में जानकारी आपके पास अवश्य होनी चाहिए। जब आपको इसके बारे में आवश्यक जानकारी होगी तभी आप इन सारी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, इनमें सुधार कर पाएंगे। अगर आपको लगेगा कि इन सारी चीज़ों में बदलाव की आवश्यकता है तो आप बदलाव कर पाएंगे, और यदि आपके अनुकूल है, आपको लगता है कि आपके लिए बेटर है, इस माहौल में बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, तो वो आप उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए वो है स्टूडेंट जो आपके कक्षा के वातावरण को अच्छे ढंग से प्रचलित कर पाए और आपकी कक्षा और आपके विद्यालय का जो क्लासरूम है वो इफेक्टिव पूर्ण बन पाए, जहां पर बच्चे आसानी से अपनी चीज़ों को सीख पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें और क्या पॉइंट है देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि यदि कक्षा का वातावरण अच्छा होगा तो विद्यालय का वातावरण भी अच्छा होगा। देखिए ये ज़रूरी बातें हैं कि आपको भी पता होगा, यदि कक्षा का वातावरण बेटर होगा, यानी कि आपके लिए अच्छा होगा, आप बच्चों के लिए अच्छा प्रोवाइड कर पाएंगे, तभी आपके विद्यालय का वातावरण भी अच्छा होगा, और जब विद्यालय का वातावरण अच्छा होगा तभी आपके परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे, यानी कि आपके स्कूल या आपके विद्यालय के जो भी बालक होंगे उनका जो रिजल्ट होगा वो भी इफेक्टिव पूर्ण आपको प्राप्त हो पाएगा, यानी कि उसका परिणाम आपको बेहतर मिल पाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आपने देखा कि कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए, और जिस प्रकार का भी हो आपको उसको निर्मित करना आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कक्षा के वातावरण में बदलाव की ज़रूरत है, तभी आपकी जो अधिगम है या बच्चों का जो अधिगम है वो सही ढंग से हो पाएगा, तो आप उनमें चेंजेस करेंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं, इसमें चेंजेस की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल बेटर है, बहुत ही अच्छा है, तो आप उसमें इजीली कर पाएंगे। कुल मिलाकर आपको ध्यान ये रखने हैं
हैं कि आपको जो भी आपके विद्यालय में बालक है, आपकी कक्षा में बालक है, उनका डेवलपमेंट करना आवश्यक है। इस तरीके के जो भी पॉइंट आपके प्रश्न के ऑप्शन में होंगे वो आपके सही माने जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और पॉइंट है कक्षा कक्ष के वातावरण के प्रकार, और ये इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जिसको आपको ध्यान रखना होगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत आपके कक्षा कक्ष के वातावरण के प्रकार किस तरीके से होने चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो कक्षा कक्ष के वातावरण के प्रकार है उसमें एक आता है आपके खुला वातावरण। खुला वातावरण का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि खुला वातावरण आप उसको कहते होंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि आप जिस भी कक्षा में अध्यापन प्रक्रिया को कर रहे हैं तो आपके जो कक्षा का जो वातावरण है वो बिल्कुल ओपन होने चाहिए। ओपन का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि आपकी कक्षा में जो भी बालक है उनको यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स है, जानकारी का जो अभाव है बच्चों में, वो आपसे क्लियर कर सके, वो अपनी जो डाउट्स है उसको क्लियर कर पाए आपसे। इस तरीके का माहौल आपको देना है बच्चों को। कभी ऐसा ना हो कि आपकी जो आदतें हैं वो ऐसा लगता हो बच्चों को कि आप जो है हर समय गुस्से में रहते हैं और आपसे बच्चे को डर लगे। इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। आपका और बच्चों का ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि बच्चे को अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स उनके अंदर क्रिएट हो जाए तो वो बेझिझक आपसे पूछ पाए, आपसे क्वेश्चन कर पाए कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है या फिर मैम मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, और आप उनके जो भी डाउट्स है उसका समाधान आप इजीली कर पाए। इस तरीके का वातावरण आपको बनाकर देना है। यदि आप इस तरीके के वातावरण प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इस तरीके से यदि आप माहौल क्रिएट करके देते हैं तो आपकी कक्षा के जो भी बालक होते हैं उनका अधिगम प्रभावपूर्ण हो पाता है। तो ऐसे वातावरण यदि आप निर्मित करते हैं तो इस वातावरण को हम कहते हैं खुला वातावरण, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको खुले वातावरण के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। और इसी में स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नियंत्रित वातावरण। नियंत्रित वातावरण का मतलब होता है स्टूडेंट्स यानी कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो देखिए कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स कि जैसे मान लीजिए कि आप अपनी कक्षा में बालकों के बीच में और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे हैं, बालक बिल्कुल आपसे डरते नहीं है। मतलब आपसे डरने का मतलब ये नहीं है कि आपसे हमेशा वो डरे, ऐसा रूप आप ना बनाकर रखिए जैसे आप खलनायक हैं और बच्चे आपसे डरे। आपके साथ ऐसे माहौल होने चाहिए जिसमें अगर बच्चों को कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स है तो वो बेझिझक आपसे पूछ पाए। इस तरीके के डर बालक में नहीं होने चाहिए। वो आसानी से आपसे घुल मिल पाए, आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए और अपनी प्रॉब्लम का समाधान ले पाए। इस तरीके के वातावरण आपको देने हैं। और इसके साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि आप जो है बच्चों के साथ ओपनली वातावरण दे रहे हैं यानी कि खुला वातावरण दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो है जैसे कि आपने बच्चों को कोई भी ग्रुप में एक्टिविटीज दे दिया और आप बाहर जाकर बैठ गए और जो कक्षा है उसका वातावरण कुछ ऐसा है कि वो ओपन तो है बट ओपन के साथ साथ जैसे मान लीजिए कि दूसरे ग्रुप्स के बच्चों को जाके कोई परेशान करता है, कोई बालक पढ़ाई करता है और दूसरे बच्चे उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो इस तरीके के वातावरण भी नहीं होने चाहिए। आपकी कक्षा का वातावरण कंट्रोल्ड होना चाहिए, नियंत्रण में होने चाहिए आपके। इसका मतलब आप कैसे नियंत्रित कर सकते हो, तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये पॉइंट आता है जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं तो आपने उन बच्चों को 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और जब आप डिवाइड कर देंगे बच्चों को ग्रुप में और उसके बाद आप कक्षा के चारों ओर निरीक्षण करेंगे और ध्यान रखेंगे कि बच्चे एक दूसरे से बेफिजूल की बातें तो नहीं कर रहे हैं, और बातें कर भी रहे हैं तो टॉपिक से रिलेटेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो ग्रुप जितने भी ग्रुप आपके कक्षा में होंगे उन ग्रुपों के आसपास से आपको घूमना है, उनको देखना है, उनका निरीक्षण करना है कि इनका ध्यान एजुकेशन की तरफ हो, इधर उधर की बातों पर ना हो, कोई इधर उधर की फालतू बातें ना करें। इस प्रकार का वातावरण आपको प्रोवाइड करना है। यदि आप इस प्रकार के वातावरण प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे वातावरण को हम कहते हैं नियंत्रित वातावरण। मतलब ये वातावरण आपके कंट्रोल में है, आप जैसा चाहते हैं वैसे कर रहे हैं। बालक एक दूसरे से बेमतलब में कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो अपने मतलब से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस तरीके के वातावरण को हम नियंत्रित वातावरण कहते हैं। आई होप आपको नियंत्रित वातावरण के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्वायत्ता वातावरण। स्वायत्ता वातावरण का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि स्वयं के अनुसार देखिए स्वयं के अनुसार का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि स्वयं के अनुसार यानी कि ऐसे वातावरण आपको देने हैं बच्चों को जिसमें बच्चे स्वयं के अनुसार गतिविधियां कर पाए और गतिविधियों को करने के बाद वो अपने अधिगम को आगे बढ़ा पाए। मान लीजिए कि आपने बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब जिन बालकों में जिस चीज के बारे में उनमें इंटरेस्ट होगी, उनमें रुचि होगी, आप बच्चे को डिसाइड नहीं करेंगे कि बालक जो है, ये बच्चे जो है वो दिवाली पर ऐसे निबंध लिखेंगे या फिर दिवाली पर एक पेंटिंग बनाएंगे, और ये बालक जो है वो स्पोर्ट्स यानी इंडियन क्रिकेट टीम पर एक पेंटिंग बनाएंगे।
बनाएंगे। इस तरीके की जो गतिविधियां ये आप नहीं करेंगे, आप स्वयं से बच्चों को डिसाइड करने देंगे कि कौन सा बच्चा जो है वो दिवाली पर जो है किसी भी ग्रुप एक्टिविटी को करेगा और कौन से बालक जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के जो भी 11 प्लेयर होते हैं उन पर एक एक्टिविटी को करेगा। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि जिस बालक को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स को चुनेगा, जिस बालक को अपने फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर आर्टिंग में जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो आर्ट को चुनते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे अपने स्वयं के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति को आपके समक्ष उपस्थित कर पाते हैं और वो बेहतर ढंग से कर पाते हैं और उनका परिणाम भी आपको बेहतर ही मिल पाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है, वर्तमान में टेस्ट कैप्टन है आपके विराट कोहली। तो विराट कोहली जी जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत बेहतर थे। मान लीजिए कि उनके टीचर ने उनके पेरेंट्स को ये गाइड करते कि आपके बच्चे को जो है बीटेक कराइए या फिर इसको इंजीनियर बनाइए, तो आप समझ सकते हैं कि आज विराट कोहली को शायद ही कोई हम में से जान पाता। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, इसमें स्वायत्तता का वातावरण का मतलब ये है कि बच्चे को अपने रुचि के अनुसार अपनी चॉइस देनी होगी आपको, मतलब वो अपनी रुचि के अनुसार अपना जो भी टॉपिक है उसको डिसाइड कर पाए। इस तरीके के वातावरण आपको देने होंगे जिसमें वो स्वयं के अनुसार गतिविधियों को चुने और उनको संपन्न करें और उनको संपन्न करने के बाद उसको पूरा करने की कोशिश करें। जब आप उनको संपन्न करेंगे यानी कि पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वो अपना बेस्ट एफर्ट लगाएंगे और उसका परिणाम आपको देखने को मिल पाएगा। तो आपको कक्षा का वातावरण कैसा बनाना है, स्वायत्ता वातावरण बनाना है। आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद आता है स्टूडेंट्स पैतृक वातावरण। पैतृक वातावरण का मतलब होता है स्टूडेंट्स, पैतृक का मतलब आप समझ सकते हैं पिता से रिलेटेड, बट यहाँ पर पिता से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो विद्यालय है, आपके विद्यालय में 4 टीचर हैं और उसमें एक प्रधान अध्यापक भी है जो हेड टीचर है या फिर आप प्रिंसिपल कह लीजिए। तो जो प्रिंसिपल होते हैं, तो जो प्रिंसिपल है वो अपने अनुसार टीचरों में जो है डिसीजन लेते हैं कि आप इस काम को करेंगे, आप इस काम को करेंगे। हो सकता है कि मान लीजिए कि उसमें आपकी विद्यालय में कोई टीचर है जो मैथ्स के हैं और कोई टीचर है जो इंग्लिश के हैं। अब प्रिंसिपल यदि डिसाइड करेंगे कि जो इंग्लिश वाले टीचर वो मैथ्स पढ़ाएंगे और मैथ्स वाले टीचर इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि उसका परिणाम बेहतर ना मिल पाए। तो ऐसे वातावरण को पैतृक वातावरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके कक्षा में जो प्रधान अध्यापक है वो यदि टीचरों को डिसाइड करेंगे कि कौन सा टीचर किस कार्य को करेंगे, तो इससे क्या होगा कि वो एक तरीके से जो है एक ऑर्डर वाइज आपका माहौल क्रिएट होगा जिसमें सारी चीजें जो है वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग संपन्न होंगी। प्रिंसिपल जैसा चाहेगा वैसा बना पाएगा। ऐसे वातावरण को हम पैतृक वातावरण कहते हैं जिसमें टीचर जो है अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर नहीं कर पाता है, उनको किसी जो उनके सीनियर होते हैं उनकी बातों को जबरदस्ती मानना पड़ता है। अगर ऐसा वातावरण होता है, और ऐसे ही मान लीजिए कि आपके जो विद्यालय में जो बच्चे हैं, आप यदि बच्चों को डिसाइड करेंगे, ऑर्डर देंगे कि ये बालक इस चीज को करेगा, वो बालक उस चीज को करेगा, तो उससे कहीं ना कहीं पैतृक वातावरण डेवलप होंगे। उसमें आपको प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपका जो परिणाम होगा, आपकी कक्षा के जो बच्चों का जो परफॉर्मेंस होगा वो आपको आपके कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे यदि आप उनको पैतृक वातावरण प्रोवाइड करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आप कक्षा वातावरण जो है वो खुला रखें, आप वातावरण को नियंत्रित कर पाएं और आप वातावरण को स्वायत्त वातावरण के अंतर्गत रखें। यदि इन तीनों वातावरण को आप अपने टीचिंग प्रोसेस के दौरान अप्लाई करते हैं और बच्चों के लिए इस तरीके के वातावरण प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी कक्षा का जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, यानी कि आपका जो परिणाम होगा वो बेहतर हो पाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आपने जाना कि किस तरीके के जो आपके टॉपिक है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, इसके अंतर्गत हम कैसी कैसी चीज़ों को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको आपके पढ़ने के लिए क्या है, यहाँ पर बालक की पढ़ाई से रिलेटेड, यानी कि जो बच्चे हैं आपकी कक्षा के या आपके विद्यालय के, उनके अध्ययन से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो बालकों के अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इसके अंतर्गत आपने जाना परिवार होता है, समाज होते हैं, विद्यालय होते हैं। फिर आप जब एज अ टीचर शिक्षण करते हैं तो आप कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग करते हैं। तो उन शिक्षण सहायक सामग्रियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, आप मोस्टली कौन कौन से सामग्रियों का उपयोग करते हैं। तो उन सामग्रियों के बारे में आपने जाना कि दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री क्या होते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होते हैं, और उनके उदाहरणों को भी जाना जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको प्रश्न एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आपने जाना कि आपके कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए जिससे आपकी कक्षा का जो परिणाम है वो बेहतर आ पाए। और उसके बाद आपने जाना कि कक्षा के वातावरण के प्रकार कितने होते हैं और ये आपके लिए जरूरी क्यों है, किस किस प्रकार के वातावरण आपको क्रिएट करने चाहिए जिससे आपको परिणाम बेहतर मिल पाएंगे। यहाँ तक सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं और उन पॉइंटों को मैंने क्लियर करने के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स का हेल्प लिया है जिनके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश
की है। आशा करता हूं कि ये जो पूरी स्टोरी है और जो कहानी है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। सारे पॉइंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर जो मेरा डिस्कशन है वो आपको अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड आगे हम इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, तभी हमें रियलाइज हो पाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके की बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।